नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए आप सीबीएसई कह लीजिए, एनसीईआरटी कह लीजिए, क्लास 12 सोशियोलॉजी जिसे हम समाजशास्त्र कहते हैं, पार्ट 1 ऑलरेडी हमारा हो चुका है, चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर रखा है। आज हम चैप्टर 2 की बात करेंगे जिसका नाम है भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। इसके नोट्स के बारे में बात करेंगे। फुल चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आज उन्हीं सभी टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 12 चैप्टर 2 सोशियोलॉजी जिसका नाम है भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। सबसे पहला पॉइंट हमारा मुख्य बिंदु के तौर पे है। हम इसके अंदर के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है जनसांख्यिकी। समझते हैं कि जनसांख्यिकी क्या होता है। जनसांख्यिकी से आप क्या समझते हैं? तो किसी देश की जो जनसंख्या होती है, देखिए हमारे विश्व में बहुत सारे देश है। अगर हम भारत की ही बात कर लें तो आपको पता है कि भारत की जो कुल जनसंख्या है, इसके जो क्षेत्र हैं, भारत के अंदर रहने वाले जो सामाजिक समुदाय हैं, इन सभी चीजों का जो अध्ययन है वो हमारा जनसांख्यिकी कहलाता है। मतलब क्या होता है, हमारे भारत जो है वो विविधताओं का देश है। इसके अंदर अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग बोल चाल करने वाले लोग रहते हैं। तो इन सभी के बारे में जो हम विस्तार से जानकारी इकट्ठा करते हैं, यही हमारा जनसांख्यिकी कहलाता है। जनसांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति जो है वो डेमोस से हुआ है। डेमोस यानी कि जन, जन का मतलब होता है लोग, नागरिक। जन का मतलब लोग, नागरिक, जिसे हम डेमोस कहते हैं। तो जनसांख्यिकी जो है वो डेमोस पहला शब्द जो है इससे बना है, और दूसरा है ग्राफीन। ग्राफीन का मतलब होता है वर्णन करना, विस्तार से बताना। मतलब जनता के बारे में विस्तार से बताना ही जनसांख्यिकी कहलाता है। जैसा कि मैंने ऊपर की लाइन में भी आपको बताया था कि जनसंख्या के क्षेत्र में, समुदाय के बारे में, समाज के बारे में जो भी जानकारियां होती है उनको इकट्ठा करना क्या कहलाता है? जनसांख्यिकी कहलाता है। इसके अलावा दो शब्दों से बना है, डेमोस यानी कि जन, जिसे हम लोग कहते हैं, आम नागरिक, सामाजिक लोग, और ग्राफीन यानी कि वर्णन, मतलब इसको विस्तार से बताना। इसका मतलब क्या होता है, तात्पर्य क्या है कि लोगों का वर्णन, आम इंसान का जो जीवन होता है, जिस समुदाय में वो रहते हैं, जिस सामाजिक गतिविधियों को करते हैं, उन सभी चीजों को विस्तार से बताना ही जनसांख्यिकी कहलाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है जनसांख्यिकी कितने प्रकार के होते हैं। तो जनसांख्यिकी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला तो है आकारिक जनसांख्यिकी और दूसरा है सामाजिक जनसांख्यिकी। अगर आपसे पूछा जाए कि जनसांख्यिकी कितने प्रकार का होता है तो आप बताएंगे जनसांख्यिकी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है आकारिक जनसांख्यिकी। इसमें क्या होता है कि जनसंख्या की जो सांख्यिकीय विश्लेषण होता है ना, मतलब किसी भी जनता या फिर किसी भी लोग या किसी भी समाज के बारे में जो विस्तार से बताया जाता है, उसमें कुल जनसंख्या, पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या, युवकों की संख्या, कार्यशील जनसंख्या, ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या, ये सारी चीजें आती है, ये सारे आंकड़े आते हैं। अगर आपसे आकारिक जनसंख्या के बारे में पूछा जाए या फिर आपको बताना पड़े कि जनसांख्यिकी के जो दो प्रकार है उसमें पहला प्रकार है आकारिक जनसांख्यिकी, तो इसमें ना एक्चुअल में आकार से रिलेटेड है। ये साइज के ऊपर निर्भर करता है कि जैसे कुल जनसंख्या कितना है, किसी परिवार का कुल जनसंख्या कितना है, किसी क्षेत्र का कुल जनसंख्या कितना है, किसी समाज की कुल जनसंख्या कितनी है। इसके अलावा उस जगह पे रहने वाले पुरुषों की कुल संख्या कितनी है, महिलाओं की कुल संख्या कितनी है, युवक लोगों की कुल संख्या कितनी है, ग्रामीण लोग कितने रहते हैं, शहरी लोग कितने रहते हैं। तो ये सारे जो आंकड़े हैं ना, ये हमारे आंकड़िक जनसांख्यिकी में अंत आता है। पे हम जनसांख्यिकी के अगर दूसरे टर्म की बात करें तो ये है हमारा सामाजिक जनसांख्यिकी, जिसे हम जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासन, जो किसी विशेष समाज में अपघटित होते हैं। देखिए सामाजिक जनसांख्यिकी का मतलब है कि जन्म लेने का रेशियो क्या है, मृत्यु का रेशियो क्या है, जगह छोड़ के दूसरे जगह तक बसने का रेशियो क्या है, इन सभी चीजों को हम सामाजिक जनसांख्यिकी में रखते हैं। इसके चार चरण होते हैं। पहला चरण के बारे में बात कर लेते हैं, जनसांख्यिकीय संरचना, किसी क्षेत्र में लोगों की संख्या कितनी है। दूसरा है जनसांख्यिकीय प्रक्रिया, वहां पे जन्म लेने वाले, मृत्यु दर और प्रवासन की समस्या कितनी तेज है या कितना कम है। तीसरा है सामाजिक संरचना, किसी क्षेत्र का संगठन। सामाजिक संरचना का मतलब हो गया कि एक समाज में रहने वाले कितने संगठन है, कितने विविधताओं से भरा हुआ वह क्षेत्र है। चौथा हमारा कहता है सामाजिक प्रक्रियाएं, वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत व्यक्ति शांति तथा
समाज में रहना सीखता है। मतलब चौथा पॉइंट जो है वो वीवीआई पॉइंट रहेगा आपके लिए। सामाजिक प्रक्रियाएं क्या है, मतलब समाज के अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है। तो व्यक्ति शांति तथा समाज के साथ रहना जो सीखता है, ये सामाजिक प्रक्रियाओं में आता है, जैसे सहयोग करना, मिलजुल कर रहना, चिंतन मनन करना इत्यादि। ये सारे चीजें जो है वो एक समाज के अंतर्गत लोगों के अंदर होता है। दूसरा है आंकड़िक जनसांख्यिकी में क्या होता है कि इसमें संख्या एकत्रीकरण, आंकड़ी और स्मरणीय परिणामीकरण शामिल होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि जब समाज में हम कुल समस्याओं की अगर बात कर लें, जैसे कि हम कुल जनसंख्या की बात कर लें, कुल पुरुषों की संख्या बात कर लें, कुछ कुल महिलाओं की संख्या की बात कर लें, तो इसे हम आंकड़िक जनसांख्यिकी में रखते हैं। ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था कि आंकड़िक जनसांख्यिकी क्या होता है। तो यही सारी चीजें हमें यहाँ पे उस क्षेत्र के अंदर कुल संख्या, कितना पुरुष है कितना महिला है, इसको हम स्मरणीय परिणामीकरण शामिल होते हैं, मतलब जिसे हम याद रख सकें। अगर एग्जाम्पल के लिए यह एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में 4 भाग है, तो इसमें हम अगर बात कर ले इस क्षेत्र का, जिसका कुछ भी नाम हो सकता है, तो इसके अंदर पुरुषों की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है, युवाओं की संख्या कितनी है, ये हम एक एक करके तो याद नहीं रख सकते। हम इस क्षेत्र के कुल जनसंख्या को याद रख सकते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं स्मरणीय है, याद करने योग्य होती है। अगला पॉइंट हमारा कहता है सामाजिक जनसांख्यिकी में समाज की जनसंख्या में परिवर्तन अथवा उसके परिणाम एवं हमारे ऊपर पड़ने वाले इसके प्रभाव को शामिल किया जाता है। सामाजिक जनसांख्यिकी में क्या होता है कि जितने भी समाज की जनसंख्या होती है उसमें किस तरह के परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन के बाद क्या क्या परिणाम होते हैं, उस परिणाम से आम इंसान के ऊपर क्या क्या असर होता है, क्या क्या प्रभाव होता है, ये सारी चीजें जो है वो सामाजिक जनसांख्यिकी के अंदर शामिल किया जाता है। अभी तक आपने जनसांख्यिकी को समझ लिया। जनसांख्यिकी के 2 प्रकार हैं, आकारिक और सामाजिक, इसे समझ लिया। सामाजिक जनसांख्यिकी के 4 चरणों में विभक्त किया गया था, बांटा गया था, उसे समझ लिया। अब हम जनसंख्या के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या का सिद्धांत क्या है? जनसंख्या के सिद्धांत में रॉबर्ट थॉमस माल्थस का नाम आता है, क्योंकि आपके चैप्टर में मुख्य रूप से माल्थस के सिद्धांत को ही पढ़ना है। और ये 1766 1766 टू 1834 तक प्रभावी रहा है माल्थस का सिद्धांत। सबसे पहले मैं माल्थस के बारे में बता देना चाहता हूं कि माल्थस जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र थे। वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर भी थे और इकोनॉमिक्स के पढ़ाते पढ़ाते ही उन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जो मुख्य रूप से जनसंख्या के ऊपर था। तो आइए हम जान लेते हैं रॉबर्ट थॉमस माल्थस द्वारा प्रतिपादित माल्थस के सिद्धांत के बारे में। उन्होंने सिद्धांत क्या दिया था, उन्होंने जनसंख्या के बारे में क्या बताया था, उसके बारे में जान लेते हैं। उनके अनुसार इसके अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण बातें शामिल है। किसके अनुसार? रॉबर्ट माल्थस के अनुसार उन्होंने अपने सिद्धांत में कहा है, पहला तो है जनसंख्या लोग, मतलब जनसंख्या जहां पे होता है तो उसे हम लोगों से ही तो जनसंख्या बढ़ता है। और दूसरा होता है संपदा के साधन, जिसमें भूमि आता है, कृषि आता है, एग्रीकल्चर आता है। तो एक तरफ तो उन्होंने अपने सिद्धांत में जनसंख्या को, मतलब बहुत बड़ी जनसंख्या को एक तरफ रखा है और दूसरी तरफ हमारे कृषि को रखा है। माल्थस के सिद्धांत को समझने से पहले आप माल्थस की भावनाओं को समझिए कि उसने कहा क्या है। एक तरफ उसने क्या कर दिया, एक बहुत बड़ी जनसंख्या को रख दिया और दूसरी तरफ क्या रखा, हमारे भूमि को रखा। माल्थस का कहना था कि ये जनसंख्या जो है ये इतना ही नहीं है, ये कुछ दिन के बाद इतना हो जाएगा, फिर ये इतना हो जाएगा और ये धीरे धीरे प्रगतिशील है, मतलब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो हम कृषि की बात कर रहे हैं, जो सेकेंड नंबर पे हमारा संपदा है, साधन है, भूमि है, कृषि है, ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप अगर एक्चुअल में देखें तो ये पहले इतना था, अब ये हो गया है, फिर धीरे धीरे ये हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा। आप समझ सकते हो कहाँ एक तरफ हमारा जनसंख्या है, इधर कहाँ एक तरफ जनसंख्या और दूसरी तरफ हमारी खेती है। हमारे जीवन को संतुलित रखने के लिए, बैलेंस्ड रखने के लिए क्या होना चाहिए, जो आकार इसका होगा वही आकार इसका भी होना चाहिए। दोनों का आकार अगर समान नहीं होगा तो क्या इस धरती पर रहने वाले जीव जंतु, इंसान, मनुष्य अपने भोजन की पूर्ति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो दिन प्रतिदिन हमारा जनसंख्या बढ़ता जा रहा है और हमारे कृषि के क्षेत्र घटते जा रहे हैं। यही माल्थस के सिद्धांत का मुख्य स्रोत था, मतलब वो
बताना क्या चाहते थे अब उसके बारे में जान लीजिए। माल्थस ने कहा है, माल्थस के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि अनियंत्रित रूप से हो सकती है। मतलब हो सकती क्या है, हो रही है। 2 से 4 हो रहा है, 4 से 6 हो रहा है, 8 से 12 हो रहा है, 16 से 32 हो रहा है। मतलब जनसंख्या का जो बढ़ना है वो अनियंत्रित रूप से बढ़ रहा है। यह ज्यामितीय गति 2, 4, 8, 16, 32 के हिसाब से बढ़ रहा है। ये इंपॉर्टेंट लाइन रहेगा 1 नंबर के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि के लिए ज्यामितीय गति को किस प्रकार से बताया है, तो आप बताएंगे माल्थस के अनुसार, माल्थस ने कहा है कि जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है वो अनियंत्रित रूप से हो रही है। यह ज्यामितीय गति मतलब कि ज्योमेट्री के हिसाब से 2 से 4 हो रहा है, 4 से 8 हो रहा है, 8 से 16 हो रहा है, 16 से 32 हो रहा है। तो ये एक प्रकार से आप ये समझ सकते हैं ना कि ये अनियंत्रित तरीके से जनसंख्या जो है वो बढ़ रहा है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो खाद्य उत्पादक में वृद्धि जो है, मतलब जो कृषि से उत्पादन हो रहा है उसकी जो वृद्धि है वो गणितीय रूप से हो रहा है। 2, 4, 6, 8, 10 मतलब एक तरफ से जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उस तरफ से हम देख सकते हैं कि हमारे जो खाद्य उत्पादन है वो नहीं बढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा, जनसंख्या एवं खाद्य सामग्री में असंतुलन पैदा होगा। मैंने आपको यहीं पे समझाया था कि जनसंख्या और खाद्य सामग्री में असंतुलन किस तरह से फैल रहा है। तो जिस तरह से हमारा जनसंख्या विस्फोटक रूप से बढ़ रहा है उस तरह से हमारा जमीन तो नहीं बढ़ रहा है, हमारी धरती तो नहीं बड़ी हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इस पे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है और इस कारण से इन दोनों के बीच में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है भूमि कृषि से प्राप्त होने वाले प्रतिफल सीमित होता है। खेती से जो भी प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो रहा है वो सीमित होता है। ये अंक गणितीय गति 1, 2, 3, 4, 5 मतलब बहुत धीमी गति से बढ़ रहा है। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रहा है उस तरह से हमारा कृषि से प्राप्त उत्पाद या प्रतिफल नहीं बढ़ रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, समाज में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आज से कुछ समय पहले की अगर हम बात कर लें तो आप देखते होंगे कि हमारे समाज में इतनी महंगाई नहीं थी, चावल इतना महंगा नहीं था, दाल इतना महंगा नहीं था, तेल इतना महंगा नहीं था। लेकिन आज के समय में आप देख लीजिए जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है तो सभी इंसान क्या खा सकता है, इंसान चावल रोटी आटा ही खाएगा ना। इसके अलावा वो सोना चांदी मिट्टी पहाड़ पानी तो पी के नहीं रहेगा। तो इसके खाने के लिए जो चीजें चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ भोजन है और उसका स्रोत नहीं बढ़ रहा है जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रहा है। भले ही लोग कृत्रिम तरीके से उर्वरक का इस्तेमाल करके अपने पैदावार को बढ़ा रहे हैं लेकिन इससे कहीं ना कहीं क्षति हमारे किसानों को हो रहा है, हमारे खेतों को हो रहा है, हमारे पर्यावरण को हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है। जितने भी प्रकार के हम इस उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जल प्रदूषण का एक मुख्य कारण बनता जा रहा है। तो यहाँ पे जनसंख्या, अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं, जनसंख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ रही है, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कृषि इतनी बड़ी जनसंख्या का बोझ सहन नहीं कर पा रही है। हमारे जो किसान हैं, हमारे जो खेती करने का तरीका है या फिर जो उससे उत्पादन हो रहा है वो इस जनसंख्या को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, गरीबी हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गरीबी है हमारे भारत देश में। आप देखो ना कितनी ज्यादा गरीबी है। आज भी कई हजार लोग प्रति वर्ष भूखे बिना खाना के मर जाते हैं, भूखमरी जैसी समस्या है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि जनसंख्या जो है वो दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रहा है उस तरह से हमारे कृषि का उत्पाद नहीं बढ़ रहा है। तो ये असंतुलन उत्पन्न करेगा। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए एक परिवार में 4 आदमी हैं, 4 आदमी में अब आपके एक आदमी कमाने वाले हैं, तो क्या आपको लगता है कि 3 आदमी का भरण पोषण हो जाएगा? तो हाँ, कुछ समय के लिए तो हम इन 3 आदमी का भरण पोषण कर सकते हैं लेकिन अब ये 3 आदमी जो है अब इसके खुद के संतान 16 हो गए। अब ये 16 बच्चे पैदा करके बैठा है तो अब यहाँ पे क्या होगा, क्या अभी भी यह एक आदमी उन 16 और 3 19 आदमी को खिला सकता है? नहीं खिला सकता है, क्योंकि एक आदमी की कमाई से, मतलब एक कृषि के उत्पादन करने से इतनी जनसंख्या जो जितनी बढ़ती जा रही है इसका संतुलन नहीं किया जा सकता है। सब समस्याओं को निदान देने हेतु माल्थस ने 2 समाधान प्रस्तुत किए हैं। 2 प्रकार के समाधान माल्थस ने दिया है। माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए खुद की तरफ से 2 सिद्धांत प्रस्तुत किया है जिसे हम माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के रूप में जानते हैं। पहला तो है प्राकृतिक निरोध, मतलब प्रकृति जो है वो खुद जनसंख्या को कंट्रोल कर लेगा, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण बहुत लोगों की मृत्यु होती है। प्राकृतिक आपदा कहने का मतलब है कि जो प्रकृति है उसे अगर लग रहा है कि जनसंख्या अनकंट्रोल हो रहा है तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जिसके माध्यम से प्रकृति ने बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल किया है। जैसे इसी चैप्टर में आपको इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी
बीमारी की बात करनी है, जिसमें 4 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। अभी हम हाल-फिलहाल में कोरोना की बात कर लेते हैं। कोरोना पैंडेमिक में भी कई लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। तो यही है, क्या कहा है माल्थस ने, यदि इंसान खुद से कंट्रोल करके अपने जनसंख्या को कंट्रोल में नहीं रखता है, तो फिर क्या होगा? प्रकृति अपने हिसाब से उसे कंट्रोल कर लेगा। इसके कारण जनसंख्या पर प्राकृतिक रूप से नियंत्रण हो जाता है। प्रकृति खुद ही जनसंख्या को कम कर देता है। यदि कोई अपनी चिंता स्वयं नहीं करता, यदि कोई अपना ख्याल खुद नहीं रख सकता, तो प्रकृति यह काम करती है। उदाहरण के लिए आपको पता है, कहा जाता है, कहावत है, जिसका कोई नहीं उसके राम होते हैं। तो वही बात है, यदि आपका कोई नहीं है तो आपको राम ठीक कर देंगे। तो यही पे बात ऐसा है कि अगर प्रकृति चाहे, अगर प्रकृति को लगता है कि जनसंख्या वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो फिर प्रकृति खुद ब खुद उसे कंट्रोल कर देगा। उदाहरण के लिए भूकंप के माध्यम से हाल फिलहाल में ही आपने देखा कि नेपाल में किस तरह से भूकंप आया था, हजारों हजार लोग मर गए। बाढ़ के माध्यम से प्रत्येक वर्ष लाखों लोगों की मृत्यु होती है, युद्ध के माध्यम से मृत्यु होती है। अभी आप रूस और यूक्रेन का वार देख लीजिए, इसमें युद्ध के कारण कैसे लोगों की मृत्यु हुई। बीमारी में अगर हम बात कर ले तो हाल फिलहाल में कोरोना की बात कर लीजिए, सुनामी की बात कर ले तो हाल फिलहाल में उड़ीसा में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में सुनामी से कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये सारी वो चीजें हैं जिसके कारण प्रकृति खुद ब खुद जनसंख्या को कंट्रोल कर देता है। दूसरा है कृत्रिम निरोध, जिसमें इंसान मानव निर्मित उपाय से, जैसे कि देर से विवाह करना है, ब्रह्मचर्य करना है, मतलब शादी ही नहीं करना है, गर्भ निरोधी उपाय जैसे कि ऑपरेशन वगैरह करवा के लोग अपने कृत्रिम तरीके से उसे बच्चा होने से रोका जा सकता है। तो ये सारे कुछ ऐसे तरीके हैं जो माल्थस ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत बताया है और जनसंख्या के बढ़ने का कारण, तरीका और उसे बैलेंस करने के तरीकों के बारे में बताया है। माल्थस के सिद्धांत की आलोचना की अगर बात कर लें तो देखिए, अच्छी चीजों के साथ ही बुरी चीजें भी होती है। जब माल्थस ने अपने इस सिद्धांत को दिया था तो कई सारे बड़े बड़े आलोचकों ने, या फिर आप कहिए उस समय के सोशियोलॉजी के जो जानकार थे या ज्ञाता थे, या फिर और भी लोग जो उस समय के नेता हुआ करते थे, उन्होंने माल्थस के इस सिद्धांत की आलोचना की, मतलब शिकायतें की। तो वो शिकायत क्या क्या था? पहला पॉइंट तो है कि आर्थिक वृद्धि जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो सकती है, जैसा कि यूरोप के देशों में हुआ है। गरीबी एवं भुखमरी जनसंख्या वृद्धि के बजाय आर्थिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण फैलती है। ये किसने कहा था? उदारवादी और मार्क्सवादी ने कहा था। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि माल्थस के इस सिद्धांत को आलोचना करते हुए लोगों ने कहा कि वृद्धि के कारण ये समस्याएं उत्पन्न नहीं हो रही है, ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, वो सभी को समान रूप से प्राप्त नहीं है, असमान वितरण है। कहने का मतलब है कि समाज में रहने वाले लोगों को सभी एक तरह से उनको वो अधिकार प्राप्त नहीं है उसका उपयोग करने के लिए। तो कुछ लोगों ने अपने आलोचना में यही कहा, जिसमें उदारवादी और मार्क्सवादी ने कहा कि ये जो गरीबी और भुखमरी है ना, ये जनसंख्या वृद्धि के बजाय आपको आर्थिक संसाधनों में असमान वितरण को सही करना पड़ेगा। ये जनसंख्या वृद्धि के कारण दिक्कत नहीं हो रहा है, आर्थिक संसाधन मतलब कि जितने भी रिसोर्सेज हैं इनको बिल्कुल बैलेंस करके सभी में समान रूप से बांटना चाहिए। तो ये हमारे एक कारगर हो सकता है। तो ये आलोचना में पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट कहा गया है कि समाजशास्त्रियों के अनुसार गरीबी, भूखमरी जैसी समस्याएं कृषि में कम वृद्धि के कारण नहीं, बल्कि आर्थिक संसाधनों की असमानता के कारण फैलती है। यहाँ भी समाजशास्त्रियों ने यही कहा है कि गरीबी जो है, भूखमरी जैसी समस्या जो है, वो कृषि में कम वृद्धि के कारण नहीं है, कृषि में जो उत्पाद हो रहा है उसके कारण नहीं हो रहा है, बल्कि जो आर्थिक संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, वो सभी सभी को सही तरीके से प्राप्त नहीं है। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है विज्ञान तथा तकनीक के विकास के कारण जो टेक्नोलॉजी हमारी विकसित हो रही है या जो साइंस विकसित हो रहा है, वो कृषि का उत्पादन सीमित नहीं रह गया। विज्ञान और तकनीक के विकास के कारण अब कृषि का उत्पादन सीमित नहीं रह गया है, अब बहुत ज्यादा से ज्यादा कृषि हो रहा है। क्योंकि माल्थस ने क्या कहा था कि जमीन तो बढ़ नहीं रहा है, कृषि तो बढ़ नहीं रहा है, उत्पादन तो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन जनसंख्या बढ़ रहा है। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे हुआ? तो कुछ समाजशास्त्रियों ने कहा कि हमारी विज्ञान इतनी आगे हो गई है, टेक्नोलॉजी इतना आगे हो गया है कि अब कृषि उत्पादन भी सही तरीके से हो रहा है, वो सीमित नहीं, असीमित है, अच्छी खेती हो रही है।
इसी में अगला पॉइंट है आलोचना में कि जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ जीवन स्तर में भी वृद्धि होती है। इसका कारण विज्ञान एवं तकनीक है। अगर हम टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करते हैं, साइंस को एब्जॉर्ब करते हैं, तो जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ हमारा जीवन स्तर भी तो बढ़ रहा है। हम अपने आप को और ज्यादा स्टाइलिश कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ मैच कर रहे हैं, साइंस के साथ मैच कर रहे हैं। तो ये माल्थस के सिद्धांत के आलोचना में 4 पॉइंट्स बताए गए थे। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है सामान्य कल्पना एवं संकेतक। देखिए, सामान्य कल्पना का मतलब क्या है और संकेतक का क्या मतलब है। संकेत का मतलब है जो किसी चीज की तरफ इशारा करता है, और सामान्य कल्पना मतलब एक ऐसा पैमाना जिसके माध्यम से हम उस संकेतक को समझ सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है जन्म दर। तो जन्म दर का मतलब क्या होता है? जन्म दर मतलब होता है एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। जन्म दर में क्या होता है, पूरे 1 ईयर की अगर हम बात कर लें तो इसमें जितने भी बच्चे जन्म हुए हैं तो उनको टोटल करके हम 1000 ले लेंगे, मतलब जितने भी 1000 हो उसमें मतलब कि कितनी संख्या में वो बच्चे जीवित जन्म लिए हैं, मतलब जिनकी मौत नहीं हुई है और वो जिंदा जन्म लिया है, उसी को हम जन्म दर कहते हैं। प्रति 1000 बच्चों में जीवित जन्मे हुए बच्चों को जन्म दर के नाम से जानते हैं। दूसरा है मृत्यु दर। तो क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मृत व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। प्रति 1000 व्यक्तियों में कितने लोगों की मृत्यु हुई है, इसी को हम मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है प्राकृतिक वृद्धि दर या जनसंख्या वृद्धि दर। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर, ये जो जन्म दर था और ये जो मृत्यु दर था, इसके बीच का जो अंतर है वो हमारा जनसंख्या वृद्धि दर कहलाता है। याद रखिएगा, जो जन्म दर होता है और जो मृत्यु दर होता है, इनके बीच का जो डिफरेंस है यही हमारा जनसंख्या वृद्धि दर कहलाता है। क्योंकि जो बच्चे जन्म लिए हैं और जो बच्चे मर गए हैं, तो जन्म लिए हुए बच्चों में से मरे हुए बच्चों की संख्या जो आप घटाओगे, वही तो हमारा जनसंख्या बचेगा ना, तो वही हमारा जनसंख्या दर कहलाएगा। अगला पॉइंट हमारा कहता है प्रजनन दर। ये पैदा कर सकने की आयु जो है वो 15 वर्ष से 49 वर्ष तक मानी जाती है। 15 ईयर से 49 ईयर तक के जो लोग होते हैं वो संतान को पैदा कर सकते हैं। और 1000 स्त्रियों के इकाई के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या जो है वो प्रजनन दर कहलाता है। मतलब 1000 महिलाओं ने कितने बच्चों को जन्म दिया है, जीवित बच्चों को जन्म दिया है, यही उनका प्रजनन दर के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट है शिशु मृत्यु दर, मतलब बच्चों की मृत्यु दर। जीवित पैदा हुए 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मृत बच्चों की संख्या। शिशु मृत्यु दर में होगा कि 1000 बच्चों जो जन्म ले रहे हैं उसमें से कितने बच्चे की मृत्यु हो गई है, तो बच्चे जितने भी बच्चों की मृत्यु हो जाती है वो शिशु मृत्यु दर के रूप में जाना जाता है। मातृ मृत्यु दर का मतलब होता है 1000 शिशु, मतलब 1000 बच्चे को जन्म देते हुए कितने माताओं की मौत हो जाती है, कितनी महिलाओं की मौत हो जाती है, इसे हम मातृ मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है लिंग अनुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर निश्चित अवधि के दौरान स्त्रियों की संख्या जो है वो हमारा लिंग अनुपात कहलाता है। मतलब एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि 2023 में टोटल जो बच्चों की संख्या है जन्म लेने का, वो मान लीजिए 5 लाख है। 5 लाख बच्चों ने जन्म लिया है, तो इसमें जो मेल है वो कितने हैं और फीमेल जो है वो कितने हैं, इन्हीं को हम लिंग अनुपात के रूप में जानते हैं। लेकिन ये किसी विशेष क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र के लिए अलग अलग होता है। तो याद रखिएगा, वो क्षेत्र वाइज जो है वो आगे के स्लाइड में आपको पढ़ना है कि किसी क्षेत्र में कैसे लिंग अनुपात को निकाला जाता है। तो यहाँ पे मुख्यतः आपको लिंग अनुपात के बारे में समझना है। प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियों की संख्या है, ये हमारा लिंग अनुपात कहलाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है जनसंख्या की आयु संरचना। जनसंख्या की आयु संरचना से क्या समझते हैं, तो कुल जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों का अनुपात। ये वीवीआई पॉइंट रहेगा 1 नंबर के लिए। जनसंख्या की आयु संरचना जो है वो 1 नंबर में लगभग लगभग एग्जाम में बोर्ड में पूछा जाता है। जनसंख्या की आयु संरचना से आप क्या समझते हैं, तो कुल जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन जो है उसमें विभिन्न आयु के वर्गों के व्यक्तियों का अनुपात। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूं कि यहाँ पे टोटल 500 लोग हैं। अब 500 लोग हैं तो ये सारे 500 के लोग जो हैं वो 30 ईयर्स या 40 ईयर्स के ही तो नहीं होंगे। इसमें 1 से 5 साल के अलग होंगे, 6 से लेके 10 साल के अलग होंगे, 11 से लेके 20 साल तक के अलग होंगे। तो ये इनकी जो अलग अलग अनुपात है या फिर इनकी जो अलग अलग संख्या है वो जनसंख्या की आयु संरचना के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है पराश्रितता अनुपात। जनसंख्या का वह अनुपात जो जीवन यापन के लिए कार्यशील
जनसंख्या पर आश्रित है। इसमें कार्यशील वर्ग जो होते हैं वो 15 से 64 आयु के जो लोग होते हैं वही होते हैं। बच्चे एवं बुजुर्ग जो हैं वो पराश्रित होते हैं। अब समझिए इस बात को, जनसंख्या जितनी भी है वो अपने जीवन यापन एवं कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित होते हैं, मतलब आश्रित होके वो अपने जीवन के लिए पैसे वगैरह कमाते हैं। इसमें जो कार्यशील वर्ग है, जो काम करने वाले वर्ग होते हैं ना, वो 15 से 64 आयु के लोग होते हैं, मतलब 15 से 64 वर्ष के जो लोग होते हैं वो काम करके अपने जीवन को चलाते हैं। बच्चे को और बुजुर्ग को पराश्रित कहते हैं, मतलब ये दूसरे पे आश्रित होते हैं। इनको खुद से कमाने का कोई वो नहीं होता है। बच्चे अब कैसे कमाएंगे? 15 से कम साल के बच्चों को आप क्या काम करवाओगे? और इसके अलावा जो 64 ईयर्स है उसके बाद तो वो बुजुर्ग हो जाते हैं, उनसे आप क्या काम करवाओगे? तो इन्हें हम पराश्रित कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर। अब हम भारत के अंदर के जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में बात करेंगे। जन्म दर एक ऐसी सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटना है जिसमें परिवर्तन अपेक्षाकृत धीमी गति से आता है। हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र की कुल प्रजनन दरें काफी कम है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में प्रजनन दर जो है वो बहुत ऊंची है। तो अब हम बात कर लेते हैं जन्म दर एवं मृत्यु दर, खासकर भारत के अंदर हम भारत की भी बात करेंगे। तो जन्म दर एक ऐसी सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटना है, मतलब एक ऐसी ये तरीका है, घटना है जिसमें जो परिवर्तन है वो अपेक्षाकृत धीमी गति से आता है, धीरे धीरे परिवर्तन होता है। खासकर अगर हम भारत के अंदर जो मौजूद हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र की कुल प्रजनन दर की बात करें तो ये काफी कम है। बिहार और मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश की प्रजनन दर जो है वो बहुत ऊंची है, तेज है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे प्रजनन दर क्या है, तो हमने आपको यहाँ पे प्रजनन दर के बारे में बताया था ऊपर के लाइन में कि बच्चा पैदा कर सकने की जो आयु है वो 15 से 49 वर्ष होती है और प्रति 1000 स्त्रियों के इकाई के पीछे जीवित बच्चों के जन्म लेने की संख्या जो है वो हमारा प्रजनन दर कहलाता है। तो यहाँ पे भारत में जन्म दर और मृत्यु दर में अपने प्रजनन दर को समझ लिया है। पॉइंट हमारा कहता है भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना। अब हम आयु मतलब एज के ऊपर भारत के जनसंख्या की संरचना की बात करेंगे। अधिकांश भारतीय युवावस्था में है, जवान है। खासकर केरल में विकसित देशों की आयु संरचना की स्थिति जो है वो प्राप्त कर ली है, मतलब केरल में सबसे ज्यादा जो है वो विकसित देशों की आयु संरचना के रूप में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में युवा वर्ग का अनुपात अधिक है तथा वृद्धों का अनुपात कम है। उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले तो वहां पे जो युवा लोग हैं उनकी जनसंख्या ज्यादा है और वृद्ध मतलब बूढ़े लोग जो हैं उनकी जनसंख्या कम है। तो भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना में आपको बताना है कि अधिकांश भारतीय जो हैं, भारत के अंदर रहने वाले के लोग जो हैं वो युवावस्था में है। केरल, खासकर भारत का जो राज्य है केरल, उसके अंदर जो आयु संरचना है वो अन्य विकसित देशों की तरह है। और उत्तर प्रदेश में युवा वर्ग के अनुपात मैंने आपको बता दिया है अधिक है और बूढ़े लोगों की जनसंख्या कम है। इसके अलावा भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश के बारे में अगर बात किया जाए तो जनसांख्यिकीय संरचना में जनसंख्या संक्रमण की उस अवस्था को कहा गया है जिसमें कमाने वाले मतलब जो अर्न करते हैं, जो पैसा कमा के लाते हैं अपने परिवार के लिए, वो 15 से 49 आयु वर्ष के जो लोग होते हैं वही करते हैं। मतलब 15 से लेके 49 वर्ष तक के जो लोग हैं वो घर में पैसे कमा के लाने वाले लोगों के रूप में जाने जाते हैं। इसी को हम लाभांश कहते हैं। और जनसंख्या न कमाने वाले जो होते हैं वो प्राश्रित वर्ग होते हैं, जो पैसे नहीं कमाते हैं, यानी कि जो 60 वर्ष या इससे ऊपर के जो लोग हैं वो पैसे नहीं कमाते हैं, वो रिटायर हो जाते हैं। तो इनकी तुलना में अधिक हो तो उसे हम जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। अब समझिएगा बात को, उस अवस्था जिसमें कमाने वाले यानी कि 15 से 49 वर्ष के आयु वर्ग की जनसंख्या और न कमाने वाले यानी कि 60 वर्ष से आयु की जनसंख्या की तुलना में अधिक हो, अगर ज्यादा होता है तो उसे हम जनसांख्यिकीय लाभांश के रूप में जानते हैं। और यह तभी प्राप्त हो सकता है जब कार्यशील लोगों के अनुपात में वृद्धि हो, मतलब काम करने वाले कमाने वाले लोगों की जनसंख्या में बढ़ोतरी हो, तभी भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त किया जा सकता है। बात करेंगे स्त्री पुरुष अनुपात के बारे में, मेल फीमेल रेशियो के बारे में। तो भारत में स्त्री पुरुष अनुपात गिरता जा रहा है, दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसका कारण है लिंग विशेष का गर्भपात, बालिका शिशुओं की हत्या, बाल विवाह, पौष्टिक भोजन न मिलना। देश की विभिन्न हिस्सों में स्त्री पुरुष अनुपात भिन्न भिन्न है।
केरल राज्य से सबसे अधिक है और हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में सबसे कम है। स्त्री पुरुष अनुपात के बारे में समझ लीजिए, भारत में स्त्री पुरुष अनुपात जो है वो गिरता जा रहा है। पुरुषों की संख्या के मामलों में महिलाओं की संख्या जो है वो कम होती जा रही है। ये किन कारणों से हो रहा है? क्या ऐसे कारण हैं कि भारत में स्त्री पुरुष अनुपात जो है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है? तो लिंग विशेष का गर्भपात, अगर लोगों को पता चल जाता है कि महिलाओं के पेट में लड़की है तो वो पेट में ही लड़कियों को मरवा देते हैं। बालिका शिशुओं की हत्या, पैदा होने के बाद भी कई बार लड़कियों को मार दिया जाता है। बाल विवाह, कम आयु में होने वाली शादी बच्चों के मतलब खासकर लड़कियों के मृत्यु का कारण बन जाता है। पौष्टिक भोजन न मिलना, भोजन में उन आहार का आप बैलेंस डाइट कह सकते हैं, संतुलित आहार कह सकते हैं, ना मिलने के कारण भी लड़कियों की मृत्यु हो जाती है। तो इसी कारण से स्त्री पुरुष अनुपात जो है वो दिन प्रतिदिन हमारे भारत में गिरता जा रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में स्त्री अनुपात जो है वो भिन्न भिन्न है। हम अगर पूरे भारत की बात कर लें तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। इन 28 राज्यों में जितने भी राज्य हैं उन सभी में अलग अलग आपको स्त्री अनुपात देखने को मिलेगा। केरल राज्य में सबसे अधिक है और हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में सबसे कम है। तो ये याद रखिएगा कि अगर आपको स्त्री पुरुष अनुपात की बात की जाएगी तो आपको बताना है केरल राज्य में सबसे अधिक है और हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में सबसे कम है। अब हम बात करेंगे जन घनत्व के बारे में, मतलब इंसानों के घनत्व के बारे में कि कितने कम जगह में कितने ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं। तो जन घनत्व से तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या से होता है। मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, कितने लोग घर बना के रहते हैं, यही हमारा जन घनत्व कहलाता है। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जन घनत्व भी बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से भारत में जनसंख्या बढ़ता जा रहा है उस प्रकार से जन घनत्व मतलब कम से कम जगह पर ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं। खासकर आप महानगरों की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें तो आपको यहाँ पे पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा, इतनी भीड़ भाड़ है। मुंबई की बात कर लो तो ऐसा ही हाल है। तो ये जन घनत्व है। जिस प्रकार से जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है माल्थस के सिद्धांत के हिसाब से, ज्यामितीय रूप से, उस तरह से आगे आने वाले समय में क्या होगा, जहां आप रहते हो, जिस कमरे में आप रहते हो उस कमरे में भी 2 कमरे हो जाएंगे और उसमें भी लोग ठूस ठूस के रहेंगे। क्योंकि इंसान अगर जन्म ले रहा है तो उसके रहने के लिए आवास तो चाहिए ना, उसको खाने के लिए भोजन तो चाहिए ना। तो ये एक ऐसा समय आ जाएगा कि फिर से यहाँ पे कंगाली का दौर शुरू हो जाएगा। लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लोग खाने के लिए गलत रास्तों को अपनाएंगे। अगला पॉइंट हमारा कहता है हकदारी की पूर्ति का अभाव। अब हकदारी की पूर्ति का अभाव क्या है? तो देखिए, अमर्त्य सेन एवं अनेक विद्वानों ने, दोनों जो यहाँ पे अमर्त्य सेन जो है वो एक विद्वान के रूप में आप जान सकते हैं, ज्ञाता के रूप में जान सकते हैं। उन्होंने बताया है कि अकाल जो है अनाज के उत्पादन में गिरावट आने के कारण ही नहीं पड़े, अपितु हकदारी की पूर्ति के अभाव या भोजन खरीदने या किसी तरह से प्राप्त करने की लोगों की अक्षमता के कारण भी अकाल पड़ते हैं। यहाँ पे अकाल को लेके काफी अच्छी बातें बताई गई है। अमर्त्य सेन ने बताया है कि अकाल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अनाज के उत्पादन में कमी हो गई है, अनाज का उत्पादन होना कम हो गया है, खेती होना कम हो गया है। इसका दूसरा कारण है हकदारी की पूर्ति का अभाव भी हुआ है। इसके अलावा लोग जब भोजन खरीदने में असक्षम हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, इस कारण से भी अकाल पड़ते हैं। इसलिए सरकार ने भूख और भुखमरी की समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे नरेगा कहते हैं, एक कानून बनाया है। इंपोर्टेंट, नरेगा आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर में, तो आप बताएंगे नरेगा एक ऐसा कानून है जिसे भारत सरकार ने भुखमरी और भूख से बचने के लिए बनाया है, जिसे हम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी भी कहते हैं। और जो हकदारी के पूर्ति का अभाव है, इसमें अमर्त्य सेन जैसे विद्वानों ने कहा है कि केवल यह कारण नहीं है कि भुखमरी क्यों हो रहा है। भुखमरी सिर्फ और सिर्फ भोजन या भोजन की कमी के कारण नहीं, या फिर उत्पादन के कमी के कारण नहीं हो रहा है। भोजन अकाल पड़ने की और से भी बहुत से कारण है, जैसे कि हम भोजन खरीद ना पा रहे हो या फिर हम किसी कारण से असक्षम हो भोजन खरीदने में। तो ये सारी चीजें जो है वो हकदारी की पूर्ति के अभाव के रूप में जाने जाते हैं। पॉइंट हमारा कहता है ग्रामीण नगरीय विभिन्नताएं, मतलब भिन्नताएं, ग्रामीण और नगर में किस प्रकार से भिन्नताएं हैं, किस प्रकार से अलग अलग चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो देखिए, भारत के गांव, भारत जो है ना, भारत जो
देश है हमारा उसको गाँव का देश कहा जाता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है? गाँव है। नगर ग्रामीणों के लिए आकर्षक स्थान बना रहा है। जो नगर है, सिटी है, वो गाँव के लोग जो है ना उसके लिए आकर्षक स्थान बना रहा है कि वाह क्या मस्त शहर है, यहाँ पे तो पिज्जा मिलता है, बर्गर मिलता है, मोमोज मिलता है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल है, दिस है दैट है। इसीलिए वो आकर्षण का केंद्र बना रहता है। गांव से लोग रोजगार की दृष्टि से नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। आज अब मैं दूसरों की बात नहीं, मैं खुद की बात कर रहा हूँ कि आज मैं दिल्ली शहर में रहता हूँ और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। तो आज मैं बिहार छोड़ के दिल्ली आया क्यों हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पे रोजगार की दृष्टि से मतलब पैसे कमाने के लिए अपने जगह को छोड़कर शहर की ओर पलायन हो गया, मतलब आ गया। और शहर तो हमेशा से ही आकर्षक का केंद्र है। यहाँ पे अच्छे डिजाइनर कपड़े मिल जाते हैं, जूते हैं, ये है, दिस है, दैट है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आकर्षण को बढ़ाता है। रेडियो, टेलीविजन, समाचार समाचार पत्र जैसे जनसंपर्क एवं जनसंचार के साधन अब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के समक्ष नगरीय जीवन शैली और उपभोग के स्वरूप की तस्वीरें पेश कर रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि आज तो गांव की बात कर लो या शहर की बात कर लो, हर जगह पर रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर है। लोग शहर से रील बना के डालते हैं, गांव के लोग खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पे शहर की एक लड़की ने रील बना के डाला, गांव की लड़की ने देखा, कहा भाई साहब क्या ड्रेस है, यही ड्रेस मुझे भी चाहिए। अब लड़कियों को क्या चाहिए? लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ कपड़े ही तो चाहिए, ड्रेस चाहिए। अब ड्रेस पहन के वो गांव की लड़की, अब उसके मन में क्या आएगा? काश मैं भी शहर में रहती। तो अभी तो वो 12th क्लास की ये वीडियो देख रही होगी, तो 12th क्लास के बाद वो कहेगी मम्मी मैं डीयू यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगी, मम्मी मैं दिल्ली जाऊंगी। क्यों? पढ़ाई के लिए नहीं, उन कपड़ों के लिए और उन इंस्टाग्राम के रील के लिए जो उनको शहर की ओर आकर्षण करता है, खींचता है। रंग बिरंगे कपड़े, रंग बिरंगे फैशन के डिजाइन, कॉलेज में जाके अपने फैशन को दिखाना। तो ये दिस दैट जो है वो क्या है? ये सभी जनसंपर्क माध्यम से ही तो आ रहे हैं। आज गांव के लोग भी बैठे बैठे ये सारी चीजें देख के और शहर की ओर आकर्षित हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप दूर दराज के गांव में रहने वाले लोग नगरीय तड़क भड़क और सुख सुविधाओं से सुपरिचित हो जाते हैं। जो गांव में रहने वाले लोग हैं उन्हें भी पता चल जाता है कि भाई शहर में तो भाई इतना मस्त है, लोग भाई पाव भाजी खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि वो इन सभी चीजों से सुपरिचित हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है। उनमें से वैसे भी उपभोग पूर्ण जीवन जीने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। अब उनको भी लगता है कि काश मैं शहर में होता, मैं भी ऐसे ही कपड़े पहनता, मैं भी ऐसे ही जीवन शैली को जीता। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम इसलिए शुरू किया गया कि जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण किया जा सके। अब देखिए, यहाँ पे राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की अगर हम बात कर ले, इसके शुरुआत करने का मुख्य कारण क्या था कि जनसंख्या जो दिन प्रतिदिन विस्फोटक रूप से बढ़ रहा है, इसे नियंत्रित किया जा सके। इसमें जन्म नियंत्रण के विभिन्न उपाय अपनाए गए। पुरुषों के लिए नसबंदी और महिलाओं के लिए नलिका बंदी किया गया। पुरुषों का नसबंदी कहने का मतलब है उनके शरीर के अंदर ऑपरेशन कर दिया गया ताकि उनसे आगे के संतान की उत्पत्ति न हो, और खासकर महिलाओं के लिए भी कुछ ऐसा ही हुआ, उनका भी ऑपरेशन किया जाता था, जिसके बाद उनके संतान की उत्पत्ति की क्षमता खत्म हो जाती थी। राष्ट्रीय आपातकाल की अगर बात कर ले तो 1975 से 1976 इंदिरा गांधी के सरकार के समय में हमारे भारत देश के अंदर इमरजेंसी लगा था, और इसमें तो एक गजब ही कारनामा हो गया। जबरदस्ती पुरुषों को उठा के लेके जाते थे और नसबंदी कर देते थे। पुरुष सब चिल्लाते रह जाते थे, महिलाएं चिल्लाती रह जाती थी, लेकिन जबरदस्ती उनका वहां पे ऑपरेशन करके क्रियाक्रम खत्म कर दिया जाता था। परिवार नियोजन कार्यक्रम को इससे धक्का लगा। परिवार की जो नियोजन कार्यक्रम था उसमें तो महिलाओं और पुरुष के मतलब ये जनसंख्या वृद्धि को रोकना था, लेकिन जब 1975 1976 में ये इमरजेंसी लगा तो यहाँ पे जबरदस्ती तरीकों से महिला और पुरुष का नसबंदी कर दिया जाता था। इसे राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का नाम दिया गया और इसे नए दिशा निर्देश इसके लिए बनाए गए। तो ये हमारे इमरजेंसी के बारे में भी था, ग्रामीण जगह के बारे में भी था, नगरीय क्षेत्रों के बारे में भी था। अगला पॉइंट हमारा कहता है इस कार्यक्रम के उद्देश्य छोटे मोटे तौर पे समान रहे। जनसंख्या समृद्धि के दर और स्वरूप को प्रभावित करके सामाजिक दृष्टि से वांछनीय दिशा की ओर ले जाने का प्रयत्न किया गया। ये जो इमरजेंसी के दौरान इस प्रकार से जबरन तरीके से जो नसबंदी और नलिका बंदी हुआ, याद रखिएगा 1 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नसबंदी सिर्फ पुरुषों का हो सकता है, नलिका बंदी सिर्फ महिलाओं का हो सकता है। अधिकतर गरीब एवं शक्तिहीन लोगों को भारी
जनसंख्या में देखिए आ गया ना पॉइंट, जोर जबरदस्ती से बाध्यकरण किया गया। जो गरीब लोग थे, जो शक्तिहीन थे, मतलब जो बेचारे नीचे तबके के लोग थे, उनको जबरदस्ती उठा उठा के ले गया। क्योंकि उस समय के सरकार का कहना था कि ये जो गरीब लोग हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, इनके घर में ही जनसंख्या सबसे ज्यादा होता है। और सरकारी कर्मचारी जो है वो जबरदस्ती उन पे दबाव डालते थे और उन्हें बाध्यकरण करके उनको शिविरों में जबरदस्ती लाया जाता था, हाथ गोड़ बांध बांध के। और इस कार्यक्रम में जनता में व्यापक रूप से विरोध हुआ। जब गरीबों को, नीच जातियों को, मतलब कि जो दलित थे उनको जबरदस्ती उठा उठा के लाया जाता, क्योंकि सरकार का कहना था कि इनके घर में 14-14, 15-15 बच्चे होते हैं, तो सबसे पहले इनका ऑपरेशन करो और इनको फिर आगे की जनसंख्या जो बढ़ोतरी हो रही है वो यहाँ से समाप्त हो जाएगी। हालांकि जब ये कार्यक्रम चल रहा था तो जनता ने इसका व्यापक रूप से विरोध भी किया। कई सारे यहाँ पे स्ट्राइक भी हुए थे सरकार के खिलाफ। अगला पॉइंट हमारा कहता है जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत। 5 नंबर के लिए VVI पॉइंट रहेगा। जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट है, जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी होती है। जब जनसंख्या की वृद्धि की बात करेंगे तो ये हमारे आर्थिक विकास के सभी पहलुओं के साथ जुड़ा होता है। जनसंख्या अल्प विकसित से विकसित देशों की तरफ बढ़ रही है। जनसंख्या जो है, जो हमारी आबादी है, वो अल्प विकसित से अब किस विकसित देशों की तरफ बढ़ रही है। इसके चरण है, इन चरणों के माध्यम से आप इसे समझिए कि क्या है ये। सबसे पहला चरण तो ये है कि समाज में जनसंख्या वृद्धि का कम होना, क्योंकि समाज तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा होता है। मृत्यु दर और जन्म दर दोनों बहुत ऊंची होती है। तो पहला चरण ये है कि समाज में जो जनसंख्या वृद्धि है वो कम होना इसलिए है क्योंकि समाज जो है टेक्नोलॉजी दृष्टि से पिछड़ा होता है। यहाँ पे सभी लोगों के पास सारे टेक्नोलॉजी नहीं होते हैं, इसीलिए मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही बहुत ऊंची होती है। खासकर मैं गांव की अगर बात करूं तो आज भी गांव में जो है ये शहरों की तरह इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इतने हॉस्पिटल्स नहीं है। वहां पे महिलाओं का जो प्रसव होता है, मतलब कि जो बच्चे होते हैं, वो आज भी गांव के लोगों के माध्यम से ही कई बार हो जाता है। उन्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं होती। कई बार तो मैं ये देखा हूं कि पेन जो होता है, लेबर पेन कहते हैं इसको, ये शुरुआत हुआ, महिलाओं को गाड़ी में डाला, 4 कदम आगे गए, दूसरे दरवाजे पे वहां बच्चा हो गया। तो ये सारी समझ, वहां पे टेक्नोलॉजी ही नहीं है, वहां पे हॉस्पिटल भी इतने दूर दूर है कि पता ही नहीं चलता। अगला पॉइंट हमारा कहता है जनसंख्या विस्फोट संक्रमण अवधि में होता है, क्योंकि समाज पिछड़ी अवस्था से उन्नत अवस्था में आता है। इस दौरान जनसंख्या वृद्धि की दरें बहुत ऊंची हो जाती है। अब दूसरा पॉइंट जो है, ये 3 चरण जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। पहला चरण, दूसरा चरण और ये तीसरा चरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले चरण में तो मैंने आपको बताया कि जनसंख्या वृद्धि का कम होना, क्योंकि समाज जो है वो तकनीकी दृष्टि में, डॉक्टरी मामले में हो गया या फिर टेक्नोलॉजी के मामलों में काफी पीछे होता है, इसलिए यहाँ पे मृत्यु दर और जन्म दर दोनों बहुत तेज होती है। दूसरे चरण में कह रहा है कि जनसंख्या विस्फोट जो है वो संक्रमण अवधि में होता है, क्योंकि जब एक व्यक्ति पिछड़ी अवस्था से, मतलब एक बहुत ही नीचे की अवस्था से ऊंची अवस्था में जाता है, तो उसे लगता है कि नहीं, मेरे पास और भी बच्चे होंगे तो मैं इनका भी भरण पोषण कर लूंगा, और इस चक्कर में क्या होता है, वृद्धि जो जनसंख्या की है वो बहुत ऊंची हो जाती है। तीसरा जो है, इसमें विकसित समाज में जनसंख्या वृद्धि दर नीची होती है। विकसित समाज होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, ऐसे समाज में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही काफी होते हैं, जैसा कि भारत के केरल में है। याद रखिएगा, ये पहले चरण में कौन आता है? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। दूसरे चरण में कौन आता है? हिमाचल प्रदेश। तीसरे चरण में कौन आता है? केरल। मैं आपको राज्यों के हिसाब से समझा दिया हूं, जहां पे सबसे ज्यादा जन्म होता है, वो जैसे बिहार वगैरह में क्या होता है, जन्म भी ज्यादा होता है, मृत्यु भी ज्यादा होती है। वैसे ही केरल में क्या होता है, यहाँ पे जन्म कम होता है, लेकिन अगर जन्म होता है तो वहां के सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें बचाने का वो पूर्ण रूप से अपना व्यवस्था रखते हैं। तो ये 3 स्टेप हैं जिसमें आपको जनसंख्या वृद्धि के बारे में बताया गया है। अब हम बात करेंगे अल्प विकसित देश, जिसमें प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में जन्म दर उच्च होती है, मतलब जन्म बहुत ज्यादा होता है, बच्चों का जन्म लेने की जो संख्या होती है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि लोगों को छोटे परिवार से होने वाले लाभों के बारे में जानकारी नहीं होती। वे अशिक्षित होते हैं। जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते, उनके घर में बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। उन्हें पता ही नहीं है कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। उनके घर में 10-10 बच्चे होंगे, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है, कोई अंडे बेच
बेच रहा है, कोई भीख मांग रहा है, कोई चोरी कर रहा है, ऐसे बच्चे उनके घूमते रहते हैं। तो इस अवस्था में, पहले अवस्था में जो अल्प विकसित देश होते हैं, अल्प विकसित देश कहने का ही मतलब है कि उनके देश में शिक्षा नहीं है, और जहां शिक्षा नहीं है वहां तो कुछ भी हो सकता है। दूसरे पॉइंट में यहाँ पे कह रहा है मृत्यु दर भी ऊंची होती है। जहां पे अल्प विकसित देश में जन्म बहुत ज्यादा बच्चे लेते हैं, वहीं पे मरने वाले बच्चों की भी संख्या बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे डॉक्टर है ही नहीं, स्वास्थ्य का कोई चीज ही नहीं है, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। इस कारण से जनसंख्या वृद्धि दर भी नीचे हो जाती है। 1000 बच्चों ने जन्म लिया, 800 बच्चे मर ही गए, तब क्या बचा कितना? 200 बच्चा। तो इसमें क्या घंटा जनसंख्या वृद्धि होगा? अगला पॉइंट हमारा कहता है विकासशील देश, जिसे हम द्वितीयक अवस्था कहते हैं। देखिए, अल्प विकसित देश को हम प्रथम अवस्था में रखते हैं, याद रखिएगा, और विकासशील जो देश होते हैं वो हम द्वितीयक अवस्था में रखते हैं। जन्म दर ऊंची होती है, यहाँ पे जन्म लेते हैं बच्चे। इसका कारण यह है कि पुरुषवादी समाज में पुरुष ही यह निर्णय करते हैं कि कितने बच्चा पैदा किया जाए। इनमें बालकों की प्राथमिकता दी जाती है। अब विकासशील देशों में हम भारत के लोग भी आते हैं, यहाँ पे पुरुषों का महत्व होता है। पुरुष कहते हैं नहीं, मुझे 5 बच्चे चाहिए, मुझे 10 बच्चे चाहिए। ये डिसीजन कौन लेता है? ये डिसीजन पुरुष ही लेते हैं। और उसमें बालकों को प्राथमिकता दी जाती है, मतलब लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है कि भाई लड़के जो हैं वही चाहिए, 5 में 5 लड़के ही मुझे चाहिए, 10 बेटे चाहिए, 20 बेटे चाहिए। लड़कियों को प्राथमिकता नहीं दी जाती। इसका मेन कारण है कि हमारा समाज पुरुषवादी समाज होता है, और वही यह निर्णय लेते हैं कि हमें कितने बच्चे चाहिए, और बच्चों के लिंग किस प्रकार से निर्णय किए जाएंगे ये भी वहां के पुरुष ही तय करते हैं। दूसरा है, इस अवस्था में लोगों में निरक्षरता तथा अज्ञानता होती है। विकासशील देश है, द्वितीयक अवस्था है, तो क्या आपको लगता है कि भारत में सभी पढ़े लिखे हैं? आज भी यहाँ पे अंगूठा छाप लोग आपको बहुत मिल जाएंगे, और अंगूठा छाप से आप बात कीजिएगा ना तो उनके तर्क ही गजब होंगे। 10 बच्चा रहेगा मेरा, 10 शहर में काम करेगा, 5-5 हजार भी भेजेगा, 10 बच्चा तो 50,000 होगा मेरे पास, मैं बुढ़ापे में आराम से कमा सकता हूँ। इनको पता नहीं है कि 10 बच्चा जो बुढ़ापे में पेलेगा ना तो हड्डी भी नहीं बचेगा उनका। इसीलिए कहा जाता है छोटा परिवार सुखी परिवार। तो इस अवस्था में लोग क्या होते हैं? निरक्षर होते हैं, अज्ञानी होते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि अगर हम अधिक बच्चे को पैदा करते हैं तो उनको पढ़ाना लिखाना, उनकी जिम्मेदारी उठाना भी एक, अभी के महंगाई के समय में आप देख लो ना, 10-10 बच्चों को कौन पालेगा भाई? एक बच्चा पालने में स्थिति खराब हो जाती है। अगला पॉइंट हमारा कहता है मृत्यु दर भी निम्न होती है। मृत्यु दर निम्न कहने का मतलब है कि जो मरने की संख्या होती है वो भी कम होता है, क्योंकि चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होती है। चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होने का मतलब है कि हमारा देश तो विकासशील देशों में आता है ना, तो यहाँ पे डॉक्टरी है, चिकित्सा है, मेडिकल है। इस कारण से जनसंख्या ऊंची होती है, हमारे यहाँ बच्चे बच जाते हैं और फिर जनसंख्या बढ़ जाती है, तथा इसका परिणाम क्या होता है? जनसंख्या विस्फोट हो जाता है। जनसंख्या विस्फोट कहने का मतलब है एक खास समय में अगर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगता है तो उसे हम जनसंख्या विस्फोट के रूप में जानते हैं। अगला पॉइंट इसी में हमारा कहता है जनसांख्यिकीय लाभांश की प्राप्ति होती है, क्योंकि अकार्यशील जनसंख्या की तुलना में कार्यशील जनसंख्या में काफी वृद्धि हो जाती है। अब यहां समझिएगा, अकार्यशील जनसंख्या किसको कहते हैं? जिसके पास कोई काम नहीं होता है, और कार्यशील जनसंख्या उसको कहते हैं जिसके पास कुछ ना कुछ रोजगार होता है। तो जनसांख्यिकीय लाभांश की प्राप्ति होती है। मैंने पिछले स्लाइड में आपको जनसांख्यिकीय लाभांश के बारे में बताया था कि जनसांख्यिकीय लाभांश किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जो लोग काम करने वाले हैं उनकी संख्या अगर अधिक होती है किसके अपेक्षा? जो बैठ के खाने वाले हैं, मतलब 15 से 14 ईयर्स के लोगों की अगर संख्या अधिक है और 60 ईयर की ऊपर के लोगों की संख्या कम है, तो यहाँ पे आपको जनसांख्यिकीय लाभांश के रूप में इसे देखा जाता है कि लोग कमाने वाले ज्यादा हैं और खाने वाले कम हैं। तो हम बात करेंगे विकसित देश के बारे में। अब विकसित देश जो है वो तृतीयक अवस्था में आता है, तीसरे अवस्था में आता है। अब इसको जान लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा इसमें कहता है इस अवस्था में जन्म दर निम्न होती है, मतलब जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या जो है वो कम होते हैं, लोग शिक्षित होते हैं, लोग पढ़े लिखे होते हैं, तथा गर्भ निरोधक उपायों के बारे में जागरूक होते हैं। उन्हें पता होता है कैसे हम अपने जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। जन्म नियंत्रण लोकप्रिय होता है। ऐसे देशों में हमेशा जो जन्म नियंत्रण होता है, जन्म के लेने वाले बच्चों पर नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही लोकप्रिय होती है। वहां पे लोग इन सभी चीजों के बारे में खुल के जानते हैं और बात भी करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता के कारण मृत्यु दर निम्न होती है। वहां पे डॉक्टर्स अच्छे होते हैं, दवाइयां अच्छी होती है, हॉस्पिटल्स होते हैं, सही समय पर उपचार होता है, इसलिए बच्चों की मरने की संख्या बहुत कम होती है। इस कारण से कुल जन्म दर भी निम्न होती है, मतलब कुल जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम होते हैं, क्योंकि तो पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो पढ़े लिखों के घर में आपको ज्यादा बच्चे देखने को नहीं मिलेंगे।
अगला पॉइंट है जनसंख्या विस्फोट। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाओं के कारण देश की जन्म दर उच्च तथा मृत्यु दर निम्न होती है। इस कारण से जनसंख्या तीव्रता बढ़ जाती है और यही जनसंख्या विस्फोट भी कहलाता है। 2 नंबर के लिए VVI रहेगा। आपसे पूछा जा सकता है जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे जनसंख्या विस्फोट वह स्थिति है जब स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं के कारण जन्म दर उच्च हो जाता है, मतलब बच्चों के पैदा होने की जो लिमिट है वो ज्यादा हो जाता है, संख्या ज्यादा हो जाता है और मरने की जो संख्या है वो कम हो जाता है। इस कारण से जनसंख्या तीव्रता से बढ़ता चला जाता है। इसी को हम जनसंख्या विस्फोट भी कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है लिंगानुपात में गिरावट के कारण। तो देखिए लोगों के मानसिकता की यहाँ पे बात की जाएगी। लिंगानुपात कहने का मतलब है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या। तो लोगों के सोच समझ और उनके मानसिकता के कारण यहाँ पे लिंगानुपात में गिरावट हो रहा है। लड़कियों के प्रति उपेक्षा का भाव, लोग लड़कियों को इज्जत भरी नजरों से नहीं देखते, उन्हें मतलब लगाव भरी नजरों से नहीं देखते। इस कारण से भी लड़कियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तीसरा है भ्रूण हत्या। पेट में ही लड़की अगर पता चल जाए तो उसे मार दिया जाता है, बाल्य हत्या कर दिया जाता है। इसके अलावा मातृत्व मृत्यु दर, बच्चे के जन्म के दौरान महिलाओं की मृत्यु दर जो है ये भी लिंगानुपात के गिरावट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि मातृत्व मृत्यु दर वो भी तो महिलाएं हैं ना, उनके मरने से भी महिलाओं की संख्या तो घट ही रही है। तो ये जो है वो लिंगानुपात के गिरावट के प्रमुख कारण के रूप में माना जाता है। हम बात करेंगे साक्षरता क्या होता है। साक्षरता से क्या समझते हैं? साक्षरता पढ़ने और लिखने की योग्यता है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज को पढ़ लेता है, लिख लेता है, इसका मतलब है कि वो साक्षर है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत देश में केरल एक ऐसा राज्य है जिसमें साक्षरता जो है वो सबसे ज्यादा है, और सबसे कम की अगर बात करें तो वो राजस्थान है, उड़ीसा है। अगला पॉइंट हमारा कहता है शिक्षा औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा का संयोग है। देखिए यहाँ पे साक्षरता में आपको औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का जो संयोग है इसे भी हम साक्षरता के अंदर रखते हैं। औपचारिक मतलब होता है ऑफिशियल और अनौपचारिक मतलब होता है अनऑफिशियल। केरल में जो ना सर्वाधिक साक्षरता दर है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ है? केरल में है। जबकि राजस्थान और उत्तरी में निम्नतम शिक्षा स्तर है, मतलब कि बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते हैं, मतलब नहीं ही होते हैं। 100 में से आपको 10-12 लोग ही पढ़े लिखे लोग मिल जाएंगे। लेकिन केरल में क्या है कि 100 में से 97 लोग जो है वो पढ़े लिखे ही होते हैं, साक्षर ही होते हैं। भारत की जनसंख्या नीति की बात कर लेते हैं। सन 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन NFPP की शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा, सबसे पहला 1 नंबर का प्रश्न यहां से तैयार हो गया। 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अगला पॉइंट है इस कार्यक्रम के द्वारा सामाजिक आवश्यकताओं की दिशा में जनसंख्या की दर तथा पद्धति को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। दूसरा नंबर पॉइंट था, अब इसको समझ लीजिए, सामाजिक आवश्यकताओं की दिशा में, मतलब कि जो हम समाज में रहते हैं और हमारी जो दैनिक आवश्यकताएं होती है उसमें जनसंख्या की दर तथा पद्धति को प्रभावित करने का प्रयास किया गया, मतलब इसे रोकने का प्रयास किया गया, ताकि अगर अधिक जनसंख्या नहीं होगा तो समाज जो है वो सुखी होगा। इसके उद्देश्य क्या क्या थे? तो पहला उद्देश्य तो था कि सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप लोगों में जागरूकता फैलाकर जनसंख्या पर नियंत्रण प्राप्त किया जाना चाहिए। लोगों को जानकारी दीजिए कि कैसे आप अपने जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा जनसंख्या को नियंत्रित करने के बाद आपको किस तरह के लाभ प्राप्ति होगी, इन्हें भी समझाना जरूरी है। जन्म निरोधक पद्धतियों के द्वारा जन्म स्तर पर नियंत्रण, जन्म को लेने से रोकने के कई सारे उपाय हैं। माल्थस ने भी दो सिद्धांत बताए, एक तो प्रकृति है, दूसरा कृत्रिम है। इन सभी सिद्धांतों को अपनाकर अपने जनसंख्या में रोक लगाया जा सकता है। इसके अलावा इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई आपातकाल की अवधि, मैंने बताया था 1975 से 1976 बताया था, 1977 तक था ये आपातकाल, लेकिन मुख्य रूप से 1975 से 1976 तक ही आपातकाल को जाना जाता है। इसमें क्या हुआ? सभी मौलिक अधिकार ही छीन लिए गए। हमारे जो पॉलिटिकल साइंस में मैंने आपको 7 मौलिक अधिकार बताए थे, जिसमें से एक मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। इसके अलावा जो 6 मौलिक अधिकार थे आपके, उन सभी को छीन लिया गया। प्रेस पर सेंसर लगा दिया गया। मीडिया को भी आजादी नहीं था, कुछ ना बोलने का, ना कुछ लिखने का, ना कुछ बताने का, सब पे लगाम लगा दिया गया था। निरंकुश शासन था इंदिरा गांधी का उस समय।
बगैर किसी ट्रायल के किसी भी को जेल में डाल दिया जा सकता था। अब इंदिरा गांधी इतनी निरंकुश हो गई कि किसी को भी उठा के जेल में डलवा देती थी। उस समय विपक्ष के जितने भी नेता थे ना, उन सभी को जेल में डाल दिया गया। इसलिए आपने शायद पॉलिटिकल साइंस में आपको याद होगा कि कुछ विवादास्पद संशोधन थे हमारे संविधान को, जो इन्हीं समय के दौरान में इंदिरा गांधी के लिए किया गया था, जिसमें 38वां संविधान संशोधन जो था वो विवादास्पद संशोधन में ही गिना जाता है। जनसंख्या पर नियंत्रण करने हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कनिष्ठ सुपुत्र संजय गांधी के द्वारा बृहद पैमाने पर बाध्यकरण कार्यक्रम चलाया। संजय गांधी के कहने पर उन्होंने ऐसा कार्यक्रम चलाया जिसमें जबरदस्ती महिला पुरुष को ऑपरेशन कर दिया जाता था, नलिका बंदी कर दिया जाता था, नसबंदी कर दिया जाता था। तो यही अगला पॉइंट है इसमें। इसके क्या हुआ कि अनियमित तरीकों से महिलाओं की नलिका बंदी कर दी गई और पुरुषों की नसबंदी कर दी गई। ये याद रखिएगा, महिलाओं के साथ हमेशा नलका बंदी आएगा, पुरुषों के साथ हमेशा नसबंदी आएगा। तो ये सारी चीजें इंदिरा गांधी द्वारा चलाई गई आपातकाल की अवधि, जो 1975 से मुख्य रूप से ऑफिशियली 1976 माना जाता है, लेकिन 1977 तक इसका असर देखने को मिला था। इसलिए इसे हम 1975 से 1977 की अवधि तक लेके चल रहे हैं। बृहत बाध्यकरण शिविरों के कारण उस समय सभी सरकारी शिक्षक, डॉक्टर इत्यादि भारी दबाव में थे। अब देखिए, ये ऑपरेशन करने के लिए इन्होंने किसको चुना? सरकारी शिक्षक सबको चुन लिया, डॉक्टर को, सभी सरकारी क्रमिकों को दबाव में डाल दिया कि आपको जबरदस्ती लोगों के साथ ऐसे कार्य को करना होगा। इस कार्यक्रम का नाम बदलकर राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम NFWB कर दिया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हीं लोगों को बाध्यकरण किया जा सकता था जो इसके लिए तैयार हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जबरदस्ती भी लोगों को उठा के ले जाया जाता था। इसके लिए उनका हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिया गया, और हस्ताक्षर तो उस समय पुलिस जबरदस्ती करवा लिया करती थी, क्योंकि अगर नहीं करते थे तो उनके साथ मारपीट होता था, उनके साथ जबरदस्ती किया जाता था। तो ये सारी चीजें थी जो आपातकाल के दौरान देखा गया, जो इंदिरा गांधी की सरकार के समय में 1975 से 1977 में हुआ। अगला पॉइंट हमारा कहता है भारत की 15वीं जनगणना 2011 के आंकड़े। अब इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। स्त्री पुरुष अनुपात कब? 2011। आपको पता है कि 10 साल पे हमारे यहाँ जनगणना होता है, तो 2011 के बाद इसलिए रिकॉर्ड नहीं आया क्योंकि 2011 के बाद 2021 में हमारे यहाँ पैंडेमिक था, कोरोना था, इस कारण से ये हुआ ही नहीं। तो 2011 के आंकड़ों के ऊपर ही हम पढ़ाई कर रहे हैं फिलहाल अभी तक। तो स्त्री पुरुष अनुपात जो है वो 943 पे 1000 है, मतलब 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं हैं, बाकी पुरुष बिना शादी के रहेंगे, इनका शादी नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है। इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले लोग, मतलब इस राज्य के अंदर सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ है, पॉपुलेशन है। इसके अलावा न्यूनतम जनसंख्या वाला प्रदेश जो है वो सिक्किम है। सबसे कम जनसंख्या जो है अगर भारत के किसी राज्य में, तो वो सिक्किम है। अधिकतम मातृत्व मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा यहाँ पे महिलाओं की मृत्यु होती है जब वो बच्चे को जन्म देती है तब, तो ये उत्तर प्रदेश आएगा। न्यूनतम मातृत्व मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? केरल है। कोरल हो गया है, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये केरल होगा। इसके अलावा सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। या मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चों की मृत्यु होती है जन्म लेने के समय में। इसके अलावा न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? मणिपुर। यहाँ पे बच्चों का मृत्यु बहुत कम होता है जब वो जन्म लेते हैं। साक्षरता की बात कर ले जाए तो पुरुष 80% साक्षर है, महिलाएं 64% साक्षर है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन सा है? राजस्थान है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा राजस्थान का क्षेत्रफल माना जाता है। सबसे छोटा राज्य अगर क्षेत्रफल के मामले में माना जाए तो वो गोवा है। सबसे बड़ा राज्य अगर क्षेत्रफल के मामले में माना जाए तो वो राजस्थान है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इस तरह से आपने देखा आपका यह चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सभी आप सभी को समझा दिया गया है, और इससे जुड़े एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको इस चैप्टर को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। इसके अलावा मैं बता दूं, चैप्टर 1 ऑलरेडी हो चुका है, आज चैप्टर 2 भी हो गया है। आप 1 और 2 को सही तरीके से तैयार कर लें। क्लास 12 समाजशास्त्र का चैप्टर नंबर 2 था, जिसका नाम था भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। यहाँ पे अब मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।